हेलो फ्रेंड्स, आज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। होप आप सारे लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। और आज की जो क्लास है, आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा है, फिगर ऑफ स्पीच में हम बात करने जा रहे हैं एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरॉन को लेकर के। इसके पहले भी मैंने कई ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसपे मैंने सिमिली के बारे में बातचीत किया है, मेटाफर के बारे में बातचीत किया है और पर्सोनिफिकेशन के बारे में बात किया है, यूफेमिज्म के बारे में बातचीत किया हुआ है। इन 3-4 क्लासेस पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच पे ठीक ठाक डिस्कशन है, फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के, उनमें इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर के। आज जो मुद्दा हमारा है, ये 2 मुद्दा है, एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरॉन को। वैसे तो मैं सिंगल वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे पर्सोनिफिकेशन पे सिंगल वीडियो है, यूफेमिज्म पे एक सिंगल वीडियो है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऑक्सीमोरॉन, एलिट्रेशन और जैसे पन आएगा, बहुत ऐसे वर्ड हैं इसमें, जिसपे मान के चलिए कि अब छोटी छोटी पॉइंट है, तो मुझे लगा कि अब क्या एक छोटे से पॉइंट को लेकर के पूरी क्लास तैयार किया जाए, इसीलिए मैंने नॉर्मल समझा, लेकिन समझाने की मैंने पूरी कोशिश कर दी इस पे, और अब होप आप समझ जाओगे। सबसे पहले डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीमोरॉन को लेकर के। शुद्ध हिंदी में ऑक्सीमोरॉन को कहा जाए तो ये आपका हो जाएगा विरोधाभास। और एलिट्रेशन की बात करते हैं तो एलिट्रेशन को हम लोग बोलते हैं अनुप्रास। आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा ठीक से इसके बारे में। ऑक्सीमोरॉन जब ये अपने आप को डिफाइन करता है, सवाल पैदा होता है कि ऑक्सीमोरॉन किसे कहते हैं, विरोधाभास किसे कहते हैं। शुद्ध हिंदी में अगर मैं कहूं तो जब हम किसी ऐसे वाक्य को बोलते हैं, वाक्यों में यूज किया गया एक ऐसा अंश, प्रयोग किया गया एक ऐसा अंश जो एक दूसरे के खिलाफ है, असल में तो वही कहीं कहीं तरीके से विरोधाभास होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इट कंबाइंस टू कंट्राडिक्टरी टर्म्स टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। असल में तो यानी कि ये कंट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के विरोध में एक ऐसा टर्म्स वो क्रिएट करते हैं जिससे एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट सेंटेंस में पढ़ पाए। अब इसी पे मैंने 2-3 एग्जांपल भी दे दिया है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज क्लियरली कंफ्यूज्ड। इसको समझिएगा, जैसे एग्जाम में क्या होगा कि ऐसा सेंटेंस आपको दे देगा और उसमें जैसे मान के चलिए उसने लिख लिया कि ही इज क्लियरली कंफ्यूज्ड अबाउट द केस या अबाउट मैटर, या कोई भी चीज ऐसा हो सकता है, तो उसमें पूछ लेगा कि इसमें ऑक्सीमोरॉन का फिगर ऑफ स्पीच क्या है, या ऐसे भी पूछ लेगा कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच मतलब किस चीज का है। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, ऑक्सीमोरॉन रहेगा, एलिट्रेशन हो सकता है, पन हो सकता है, बहुत ऐसी चीजें हो सकती हैं गाइस। तो आपको बताना होगा कि इसमें क्या है। अब जैसे इसमें 2 वर्ड लिखा हुआ, एक मैंने लिखा हुआ है क्लियरली। क्लियरली का सीधे मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल सही तरीके से साफ रहना या साफ होना कोई किसी भी चीज को लेकर के। और ये लिखा हुआ है कि कंफ्यूज्ड, है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया या तो बंदा कंफ्यूज्ड हो सकता है किसी चीज को लेकर के, या तो बंदा क्लियर हो सकता है किसी चीज को लेकर के। मुद्दा तो यही है गाइस, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि ही इज क्लियरली कंफ्यूज्ड अबाउट केस। जैसे हमने कह दिया कि जिस केस के बारे में बात कर रहा है वो खुद ही उस केस के बारे में कंफ्यूज्ड है, और ये साफ साफ दिख रहा है कि वो कंफ्यूज्ड है, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो केस क्या कहना चाहता है। ये सारी चीजें आपकी हैं गाइस। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है कि इट वाज एन ओपन सीक्रेट। ये अपने आप में एक बहुत छुपा हुआ रहस्य है और खुला छुपा हुआ रहस्य है। रहस्य, अगर रहस्य अपने आप में खुला हुआ है तो फिर वो रहस्य हुआ कैसे, है ना। तो कॉमन सी बात इसे समझना है हमें कि इट वाज एन ओपन सीक्रेट। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक सीक्रेट था जो कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया, कभी अनवील नहीं किया गया, ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी ओपन और सीक्रेट, ये दोनों जो अंश हैं सेंटेंसेस में, ये दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन में यूज किए गए, एक दूसरे के खिलाफ यूज किए गए। नेक्स्ट सेंटेंसेस में लिखा है, हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, ही टोल्ड लाई ऑनेस्टली। ईमानदारी से उसने झूठ बोला। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। तो बंदा अगर ईमानदार है तो फिर झूठ बोलेगा कैसे, क्योंकि वो ईमानदार है ना। तो उसने ईमानदारी से झूठ बोला, उसने झूठ में किसी भी तरीके की कोई बनावटी नहीं रखी, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, या उसने जो झूठ बोला बहुत ईमानदारी से उसने झूठ बोला, साफ साफ सबको दिखाई दे रहा था। तो ये जो तीनों सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, ये सब आपके ऑक्सीमोरॉन का कहीं एक एग्जाम्पल है। और ये चीज, ये कंडीशन आपका हो रहा होता है। बहुत गर्मी है भाई। चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर, कितना मुश्किल है गाना जरा गा के दिखाना। ये गाना नहीं है गाइस, मतलब गाना है लेकिन ये दूसरे कॉन्सेप्ट का
एक एग्जाम्पल मैं तो खैर से लिख दिया, और ऐसे कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे एक सेंटेंस हम बोलते हैं, महामना मदन मोहन मालवीय मद्रास में मछली मारते मारते मर गए, ऐसा भी हो सकता है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एक गाना भी जो मैंने लिखा, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खोर। तो ये सब जितने भी मैंने 2-3 चीजें आपको बताई हैं, ये सब कहीं ना कहीं जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एलिट्रेशन, ये उसके कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल है गाइस, लेकिन वो हिंदी की एग्जाम्पल लिखा भी है। एलिट्रेशन अनुप्रास की डेफिनेशन ये होती है एलिट्रेशन की, ये बताता है कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, इस बात को याद रखिएगा, है ना, कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल किसी भी वर्ड के रिपीटेशन से नहीं मतलब होगा गाइस, सेंटेंस में ध्यान रखना, उस वर्ड के जो पहला कॉन्सोनेंट होगा, फर्स्ट कॉन्सोनेंट जो होगा, उसके रिपीटेशन को हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे सेंटेंस मैंने क्या पढ़ा कि चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, जितने भी वर्ड मैंने बोले हैं सारे के सारे वर्ड च से स्टार्ट हुए हैं। महामना मदन मोहन मालवीय, जितने भी वर्ड हैं सब में म से स्टार्ट हुआ है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, जितने भी वर्ड मैंने बनाए हैं ये सब वर्ड अपने आप में ख से स्टार्ट हुए हैं, समझ में आ गया। और जितने भी ये वर्ड हैं ये सारे के सारे वर्ड अपने आप में व्यंजन है, अपने आप में कहीं ना कहीं तरीके से कॉन्सोनेंट का काम करता है। उसमें मैंने एग्जांपल्स लिख दिया गाइस, जैसे मैंने लिखा सी सेल्स, सी सेल एट सी सोर, ऐसा में। तो सी सेल्स मतलब वो बेचती है, सी सेल शिप जिसको हम बोलते हैं, एट सी शोर, सी शोर का मतलब होता है समुद्री किनारा। अब यहां पे देखें, यहां पर भी एस आया हुआ है, यहां पर भी एस आया हुआ है, यहां पर भी आया हुआ है, यहां पर भी आया हुआ है, और यहां पर भी आया हुआ है। और ये जितने एस हैं ये सब अपने आप में कॉन्सोनेंट हैं, यू नो, आपको बहुत पहले से पता है। और नॉर्मल तो इसमें पूछ सकता है, या एलिट्रेशन का एग्जांपल देकर के पूछ सकता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया जाएगा, या मान के चलिए एलिट्रेशन लिख करके 2-3 एग्जांपल दे देगा, उसमें से शायद एक आध एग्जांपल ऐसे होंगे जो एलिट्रेशन को सही तरीके से डिफाइन करते हैं, वो सेंटेंस वो वहां पे लिख देगा, और वहां पे आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये अपने आप में एलिट्रेशन है या नहीं है, ये चीजें। उसके बाद नीचे मैंने लिखा, मैं अक्सर ये तो बच्चों को पढ़ाता रहता हूं, मेरे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इसको जानते भी होंगे, जब मैं कभी क्लासेस वेदर वगैरह की पढ़ाता हूं तो इसको छेड़ देता हूं मैं। आई नोटिस्ड, notice, in notice, then I noticed, that notice was not worth the noticing। तो I noticed मतलब मैंने नोटिस किया, मैंने ध्यान दिया, और नोटिस एक नोटिस को, इन नोटिस जो कि नोटिस में थी, that मतलब that क्या सेंटेंस में होगा भाई, देन आई नोटिस, फिर मैंने नोटिस किया कि दैट नोटिस, वो जो नोटिस थी, वाज नॉट वर्थ द नोटिसिंग, वो नोटिस करने के लायक नहीं थी। तो आई नोटिस्ड, अ नोटिस, इन नोटिस, देन आई नोटिस, दैट नोटिस वाज नॉट वर्थ नोटिसिंग। और ये पूरा एग्जांपल देख या सुन करके आप ये समझ पा रहे हैं कि इसमें लगभग बहुत सारे नोटिस वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है, और हर नोटिस वर्ड एन से स्टार्ट हुआ है ना, और एन अपने आप पे मान के चलिए कि कॉन्सोनेंट है गाइस। तो ये चीजें आपकी होती हैं। तो ये रहा आपका एलिट्रेशन, और ये रहा आपका ऑक्सीमोरॉन। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास आपको समझ में आई होगी, और फिर मुलाकात करते हैं नए वीडियो में। और आपसे हर बार की तरह इस बार भी गुजारिश कि वीडियो को फुल वॉच करें, आप देखें, सही से समझें, और अगर आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो मान के चलिए कि इनकी कहीं ना कहीं ठीक ठाक तरीके से जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होती है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।